सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपनी बायोलॉजी फाउंडेशन। और आप देखेंगे कि ये जो बायोलॉजी है उसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है, जिसका नाम है क्या, सेल यानी कि कोशिका, वो हमारा पिछले लेक्चर के थ्रू कंप्लीट हो चुका है। और आई होप आप सभी को वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, चलिए अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होता है क्या, टिश्यू या फिर ऊतक। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये टिश्यू या ऊतक होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर जो है, या फिर किसी भी चीज़ को जो कि क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग है, उसको हम उठाएंगे और उसको हम जूम इन करके देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भैया जो बॉडी है वो किससे बनी है, सेल या कोशिका से बनी है। राइट। अब ये सेल या कोशिका जो कि एक सी दिखती हैं, वही आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं या फिर एक संरचना बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू या ऊतक नाम देते हैं, है ना। चलिए आइए जानते हैं, आज से हम ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये जो ऊतक है जिसको हमने टिश्यू कहा, थोड़ी सी बातें जानने के बाद फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा, है ना। देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, वो होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊतक जो है वो, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं इसका। देखिए, ऊतक जो होता है वो क्या होता है कि आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का समूह होता है। ये वर्ड मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड सेल्स होती हैं, है ना, जो आपस में कंबाइंड होकर आपस में समूह बना के, ग्रुप बना के क्या करती हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊतक या फिर टिश्यू कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अब ये जो टिश्यू या ऊतक होता है, सबसे पहले आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी जो होती है, क्या उसमें एक ही टाइप का सेल पाया जाता है? तो नहीं। जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो किसी भी बॉडी में बहुत प्रकार की पाई जाती है। कुछ सेल होगी जो ऐसी लंबी होगी, बताया था मैंने। कुछ सेल होगी जो छोटी सी गोल होगी, या फिर कुछ सेल होगी जो ऐसे चौकोर या फिर ऐसे साइज़ की होगी, है ना। अलग अलग टाइप की सेल मैंने आपको बताया था, कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। अच्छा, कुछ सेल होती है जो बहुत लंबी लंबी और पतली पतली होती है। एग्जांपल्स बताऊँ, यहाँ पर मैंने न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल की बात करी थी कि भैया आपके ऊपर से लेके नीचे तक फैली हुई होती है। उसके बाद फिर ये जो लंबी वाली सेल है, इसको हमने बोला था कि इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक या फिर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? हमने बोला था ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, सेल होती है, जो कि आपकी पेशी कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि मसल सेल जो होती है, वहाँ उसको नाम दिया जाता है। कैसे मसल सेल? आप देखो, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में अगर ये बाइसेप वाला भाग है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें लंबी लंबी बहुत सारी क्या है, बहुत सारी लंबी लंबी सेल या फिर कोशिका है, और वो आपस में जुड़कर क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं। इसको हम मसल टिश्यू नाम देते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, ये जो एक सी दिखने वाली लंबी लंबी कोशिका थी, एक सी दिखने वाली लंबी लंबी सेल थी, वही जुड़कर क्या बना रही है, आपका ऊतक या टिश्यू बना रही है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक सी क्यों? यहाँ पर देखो, इनका जो उत्पत्ति या फिर ओरिजिन होता है, उसके बाद इनकी जो संरचना या फिर स्ट्रक्चर होता है, और तीसरी चीज़ कि इनका जो कार्य या फिर फंक्शन होता है। इन तीनों के आधार पर अगर कोई सेल एक सी है, कौन सी तीन बातें याद रखना है कि भाई, अगर कोई सेल है जो उत्पत्ति यानी ओरिजिन के हिसाब से सेम है, जिनकी उत्पत्ति सेम सेम हो रही है ना। उसके बाद अगर कोई संरचना या फिर स्ट्रक्चर में एक जैसी है, जैसे मैंने बोला कि अगर ये आपकी न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल है जो कि लंबी लंबी दिख रही है, तो ऐसी बहुत सारी न्यूरॉन या नर्व सेल होंगी, है ना, बहुत सारी न्यूरॉन या नर्व सेल होंगी। तो हमें कैसे पता कि ये सारी सेल एक सी हैं? हमने क्या देखा कि भैया इनका ओरिजिन कैसा है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि इनकी संरचना कैसी है, ठीक है। उसके बाद हमने इनका कार्य देखा। जब हम ब्रेन या मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल होती है, वो क्या करती है, आपकी बॉडी में ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाने का और ब्रेन से वापस सिग्नल को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। अभी एक रफ आइडिया दिया हूँ मैंने, आगे जानेंगे इसके बारे में, है ना। तो एट द एंड आपको पता चला होगा कि ये जो ऊतक है, ये होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, है ना।
ग्रुप ऑफ सेल, और वो सेल कैसी होंगी, एक सी होंगी। कैसी एक सी होंगी, उनका ओरिजिन और उसके बाद स्ट्रक्चर और फंक्शन, वो तीनों कैसा होगा, सिमिलर होगा। ठीक है। अब यही जो टिश्यू होती है, ये एक सी टिश्यू आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ऑर्गन्स का मतलब जैसे हमारे लीवर है, किडनी है, फिर हमारे जो लंग्स हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन करती हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम याद रखना है। देखो, सबसे पहले होता है आपका क्या, सेल, जो कि बॉडी की सबसे छोटी वो होती है। फिर फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ना। इसके बाद फिर आता है आपका टिश्यू या फिर ऊतक बोलते हैं जिसको, है ना। ये ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बोलते हैं। फिर ये जो टिश्यू है, ये खूब सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स या फिर आपके अंग बनाते हैं बॉडी के। ठीक है। और बहुत सारे अंगों से मिलकर ही आपकी क्या होती है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आप सब कनेक्ट कर पाए होंगे इसको। चलिए, अब हम इसके बारे में देखेंगे कि जो ऊतक होता है, ये हमारी बॉडी में या फिर शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अब इसको कैसे प्रूव करें भाई, एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप कभी जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद हमेशा आपको लोग कहते हैं कि भैया ऐसी डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप जिम जाते हैं, है ना, आप समझ लो अगर आपने बाइसेप की एक्सरसाइज मारी, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद आपके बाइसेप की जो मसल है, ठीक है, जो बाइसेप मसल है, वो किससे बनी होगी, वो मसल खूब सारे टिश्यूज़ से मिलकर बनी होगी, है ना। और वो टिश्यू कैसे होंगे, खूब सारे सेल से मिलकर बने होंगे। मैंने बताया था कि आपके यहाँ पर हाथ पे कौन सी सेल पाई जाएगी, ये लंबी वाली सेल पाई जाएगी, है ना, जिसमें एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। अब समझो ये जो सेल है या फिर इन सेल के ग्रुप से मिलकर बना जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया, तो उनको रिपेयर करने के लिए ही आपको क्या होता है, बहुत क्वांटिटी में प्रोटीन खाना पड़ता है, जिससे आपकी सेल जो है जल्दी डेवलप हो जाती है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आपकी बॉडी में जितने भी ऊतक या टिश्यू होते हैं, उनका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। चलो, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप देखो, जो ऊतक या टिश्यू है, अब इतनी देर से मैं नाम तो ले रहा था, लेकिन ये ऊतक या टिश्यू असल में होता क्या है ना, या फिर इस टर्म को किसने देखा, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपके मार्सेलो मेलपिगी नाम के साइंटिस्ट थे, जो क्या थे, इनको हम फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। अच्छा, ये हिस्टोलॉजी इंग्लिश में या फिर औतिकी, इसका मतलब क्या होता है भैया, हिस्टोलॉजी या औतिकी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, है ना, ऊतकों का अध्ययन। क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हिस्टोलॉजी या औतिकी का मतलब होता है ऊतकों या फिर टिश्यू की स्टडी। ठीक है। चलो, अब देखो, एक विजार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही टिश्यू नाम का जो वर्ड है, टिश्यू यानी कि ऊतक नाम का जो वर्ड है, वो खोजा था। और उसके बाद आप देखोगे, इनको एनिमल हिस्टोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनिमल हिस्टोलॉजी के फादर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक नाम और ध्यान रखना है, जो क्या है, मायर इनका नाम है, मेयर भी कह सकते हैं आप, है ना, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इनको हम मेयर पढ़ते हैं। अच्छा, आप देखो, इन्होंने हिस्टोलॉजी नाम का टर्म दिया था। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, सबसे पहली बात कि फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, आपके मेलपिगी। ठीक है। फिर आप देखोगे कि टिश्यू जो वर्ड है वो किसने दिया था, वो दिया था विचार्ड नाम के साइंटिस्ट ने। अच्छा, इनको फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि इन्होंने जो टिश्यू की खोज करी थी वो कहाँ पर करी थी, वो करी थी इन्होंने एनिमल सेल से ही देखी थी। ठीक है। क्या थे ये, एक जंतु वैज्ञानिक थे, है ना, विचार्ड। फिर इन्होंने ही क्या देखा था, टिश्यू या फिर ऊतकों को देखा था, किसमें, जंतु कोशिकाओं में या फिर किसी जंतु के शरीर में। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। फिर मायर का ध्यान रखना है कि इन्होंने टर्म दिया था कौन सा, आपका हिस्टोलॉजी के। ठीक, टर्म दिया था मेयर ने, लेकिन जो फाउंडर थे वो कौन थे, हिस्टोलॉजी के, मेलपिगी थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये जो ऊतक या फिर टिश्यू होता है,
है ना, ये ऊतक या फिर टिश्यू जो होता है, आप देखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे ऊतक या टिश्यू की, तो इसके पहले हमने क्या पढ़े हैं, सेल यानी कि कोशिका, आप सबको पता है। अब ये जो सेल या कोशिका है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, मैंने बताया था कि सेल या कोशिका एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी होती है ना। ये जो जंतु और पादप कोशिका थी, एनिमल सेल और प्लांट सेल थी, वहाँ पर आप देखो कि आपको क्या मिल रहा है, वो सेल ही जो एनिमल सेल या प्लांट सेल है, वो सेल ही आगे जाकर बहुत सारी क्वांटिटी में हो जा रही हैं और फिर क्या कर रही हैं, ग्रुप बनाएंगी। जब वो सेल ग्रुप बना लेंगी, जब वो कोशिका समूह के रूप में आ जाएंगी जो कि कैसी हो, स्ट्रक्चर में सेम हो, संरचनात्मक संरचना उनकी एक सी हो, तो ऐसी सेल है ना जो एक सी दिखें, एक सा काम करें, या फिर जिनकी उत्पत्ति एक सी हो, ठीक है, वो सेल आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। अच्छा, ये टिश्यू आपके एनिमल सेल में भी पाए जाएंगे और प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे। तो क्या हम दोनों टिश्यू को अभी पढ़ने वाले हैं? तो नहीं, आज से हमारा आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले जो आपका बायोलॉजी था उसको दो भागों में डिवाइड किया था। एक था आपका क्या, जंतु विज्ञान, यानी कि जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा था आपका पादप विज्ञान, या फिर जिसको हमने बॉटनी नाम दिया था, जिसमें हम पेड़ पौधों की स्टडी करेंगे। तो अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला है वो चलने वाला है जंतु विज्ञान का, है ना। किसका? जंतु विज्ञान का। चलो, तो जब हम जंतु विज्ञान की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर टिश्यूज़ जो होते हैं, है ना, वो ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं, प्लांट में भी पाए जाते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि अभी हम एनिमल पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एनिमल के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आगे चल के हमें ऑर्गन्स पढ़ना है, मेनली ह्यूमन के ऑर्गन्स पढ़ना है कि भैया अगर आपके लंग्स हैं उनका क्या काम होता है, लिवर किडनी है तो उनका क्या काम होता है, ब्रेन है तो उनका क्या काम उसका क्या काम होता है ना। तो हम टिश्यू के बाद ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आज से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसमें हम क्या करने वाले हैं, मेनली हम एनिमल किंगडम के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर जब आपका बॉटनी स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अब हमारा बॉटनी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू यानी कि जितने भी आपके पादप ऊतक हैं उनके बारे में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो कि अभी मैंने बताया कि ये जो ऊतक होता है ये एनिमल और प्लांट में अलग अलग होता है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, मेनली एनिमल टिश्यू को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो, ये जो एनिमल टिश्यू या फिर जंतु ऊतक है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि अभी हम मेनली किस पे घुस चुके हैं, जो आपका जंतु विज्ञान या फिर जो आपका जंतु विज्ञान था उसके अंदर आ चुके हैं। अब आप देखो, मैंने बताया कि भाई कोई भी जो आपका ऊतक होता है, कोई भी जो आपका ऊतक या टिश्यू होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक छोटी सी सेल है ना, उसके बाद बाजू में एक और सेल है भाई, एक और कोशिका है, ऐसे ही एक और सेल या कोशिका है। तो जब ऐसी खूब सारी सेल या कोशिका आपस में मिल जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब इस एक सेल के बारे में हम पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया था उसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, फिर केंद्रक यानी न्यूक्लियस, फिर इसके बाद आपने देखा था उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भी होता है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भी होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस सेल के बाद जो अगला चैप्टर आता है वही ऊतक है और ग्रुप ऑफ सेल है। तो आप कनेक्ट कर चुके होंगे, ये सारे नाम आपको फैमिलियर लग रहे होंगे क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो क्या है, अंतरकोशीय स्थान। अब ये अंतरकोशीय स्थान क्या होता है कि जब आप किसी भी टिश्यू को देखते हैं, जब आप क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू को देखते हैं, तो उनके बीच में अगर ये कोई सेल है, ठीक, ये कोई सेल है आपकी, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, देखो, अगर ये आपकी कोई सेल है ना, अब ये सेल किसी और सेल से जुड़ी होगी, फिर ऐसे खूब सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ के क्या करेंगी, किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगी, किसी अंग को बनाएंगी। अब इन दोनों सेल के बीच में अगर कोई स्पेस है,
इन दोनों सेल के बीच में अगर कोई स्पेस है तब तो हम कहेंगे कि उनमें क्या है, अंतर कोशिकीय स्थान है, यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस है। लेकिन अगर उनके बीच में गैप नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देखो हर एक कोशिका इतने अच्छे से बंधी हुई है कि इनके बीच में क्या है, बिल्कुल भी गैप देखने को नहीं मिल रहा है। तो इनके बीच में क्या नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेस या फिर अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि जो जंतु कोशिका होती, जंतुओं में सेल कोशिका में जो मिलके ऊतकों का फॉर्मेशन कर रही थी, उनमें जो ऊतकों के प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो आपके जंतु ऊतक होते हैं या फिर एनिमल टिश्यू जो होते हैं, है ना, उसको हम मेनली 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 भाग? सबसे पहला आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू या फिर उपकला ऊतक, है ना। अब भाई हिंदी मीडियम वाले जितने हैं उनको दोनों नाम ध्यान रखना है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है हिंदी में लिख के, जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर, है ना। तो आपको दोनों नाम ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा 3 और टाइप हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका क्या, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अब इस कनेक्टिव टिश्यू में आपका क्या आता है, ये बोन्स आती है ना, हड्डियां आती हैं हमारी, और ये ब्लड आता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बोन और ब्लड, इस टाइप से अलग अलग होती हैं, है ना। चलो फिर आता है आपका पेशी ऊतक या फिर मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या आता है, आपकी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं, है ना, उनका फॉर्मेशन किसी ना किसी टिश्यू से हुआ है। वो किस में आती हैं, आपकी इसी मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशी ऊतक में आती है। ऊपर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये देखिए, ये क्या है, पेशी ऊतक या फिर मस्कुलर टिश्यू ही है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 4th नंबर पे आता है आपका तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू। अब ये तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू क्या होता है, आपकी बहुत सारी नर्व सेल यानी कि बहुत सारी ब्रेन की सेल आपस में जुड़कर क्या करती हैं, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। और जब एक से आपके नर्वस सेल जो हैं, एक से आपके नर्वस सेल या कोशिका है, मेरी बात पे गौर करना, एक सी जो आपकी तंत्रिका कोशिका या फिर नर्व सेल है ना, वो आपस में जुड़ के क्या करेगी, ऊतक का फॉर्मेशन करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू कहेंगे। ये हमारा 4th टाइप है। तो एक एक करके चारों के बारे में जानेंगे। आइए, सबसे पहले आज जो हमें स्टडी करनी है वो किसके बारे में करनी है, वो है हमारा जंतु ऊतक या फिर एनिमल का ये उपकला वाला ऊतक, या फिर जिसको हम एपिथेलियल ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप देखेंगे कि ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू ऊतकों के ऊपर वृद्धि करता है। अच्छा, कहाँ पर पाया जाता है भाई, कैसा दिखता है, धीरे धीरे सब जानेंगे। देखो, सबसे पहले ये जो ऊतक होता है आपका, ये अन्य ऊतकों के ऊपर वृद्धि करता है। अन्य ऊतकों के ऊपर वृद्धि करता है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी बॉडी की जितनी भी स्किन देखने को मिल रही है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं एपिथेलियल ऊतक का पार्ट है। आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन सा वाला पार्ट है ना। लेकिन आपने देखा कि ये जो एपिथेलियल ऊतक है, मैंने बोला भाई इसको ऊतकों के ऊपर का ऊतक कहा जाता है। यानी ये आपकी बॉडी की अगर मेन स्किन है तो ये आपके जो बैठे हुए हैं, जिनको हमने कोशिका या सेल नाम दिया था, और बहुत सारी सेल या कोशिका के मिलने से आपका क्या बना है, ऊतक का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो सेल है जिस पे मैं लाइन कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ग्रुप बना लिए हैं। अब इस ग्रुप वाले भाग को ही, इस पूरे ग्रुप वाले भाग को ही हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू। और ये जो टिश्यू या ऊतक है ये बॉडी के सबसे ऊपर वाले पार्ट में है ना, सबसे ऊपर वाले पार्ट में है, और इसको ऊतकों के ऊपर का ऊतक भी कहा जाता है। यानी ये अन्य ऊतकों के ऊपर वृद्धि करता है। चलो अच्छा देखो, अब यहाँ इस एपिथेलियल का मतलब जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एपी का मतलब होता है अपॉन, यानी कि ऊपर। ठीक है, उसके बाद थैलियो का मतलब होता है वृद्धि या फिर ग्रोथ, वृद्धि या फिर ग्रोथ। ये जो वृद्धि या फिर ग्रोथ है, आप आएंगे इधर तो आपको पता चलेगा कि ये जो एपी है इसका मतलब होता है ऊपर, यानी कि किसी भी
स्किन, आप समझिए किसी भी बॉडी में अंदर वाली स्किन के जस्ट ऊपर होने रहने वाला ऊतक, या फिर इसको हम अन्य ऊतकों के ऊपर वृद्धि करने वाला ऊतक भी कहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये जो पूरा भाग है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरा भाग कहीं ना कहीं किससे बना होगा, किसी ना किसी सेल से मिलकर बना होगा, कोशिका से मिलकर बना होगा। वो सेल या कोशिका जब एक साथ आएंगी तो वो भी किसी ना किसी ऊतक का फॉर्मेशन करेंगी, है ना। वो ऊतक कौन सी होती हैं? 3rd नंबर वाली होती हैं। अक्सर आपके यहाँ पर पार्ट आ जाता है इस पेशीय ऊतक या फिर मसल टिश्यू का, और कहीं कहीं इसका भी पार्ट आ जाता है जिसे हम संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, है ना। आगे पता चलेगा। अब ये पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू और संयोजी ऊतक ये आपकी बॉडी में बहुत अंदर मिलते हैं। कैसे? आपने देखा संयोजी ऊतक में क्या आ रही है, आपका बोन और ब्लड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पेशीय ऊतक है, मसल टिश्यू है, उसके अंदर आपका क्या आ रहा है, आपकी ये मसल्स आ रही हैं। तो मसल्स आपकी बॉडी में ऊपर दिखती हैं क्या? वो अंदर गहराई में स्थित होती हैं, रेड कलर वाली, है ना, जो रेड कलर की दिखती हैं, है ना। चलो अब आप देखेंगे कि ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, कहीं ना कहीं उस मसल टिश्यू के ऊपर या फिर उस कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के जस्ट ऊपर क्या करता है, अपने आप की ग्रोथ करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप देखेंगे कि इसके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान या फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। अब इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है, मैंने इसके जस्ट पहले आपको बताया कि भाई कोई भी सेल या कोशिका है, अगर उसके बीच में आपको कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है वहाँ पर, है ना। गैप अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर कोशिकीय स्थान है, बट एपिथेलियल टिश्यू में वो स्थान नहीं पाया जाता, ठीक है। चलो इंटरसेल्यूलर स्पेस भाई देख लेना इसको, ठीक है। चलो अब आप देखो सबसे पहले कि यहाँ पर जब आप डायग्राम में आओगे तो क्या यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स इस एपिथेलियल टिश्यू में दिख रही हैं या फिर नीचे ही पूरी खत्म हो गई हैं? इसको मैं थोड़ा सा एक सेकेंड हाँ लिखता हूँ। ये किसका पार्ट है? यहाँ पर आपका 3rd वाला आ जाएगा और 2nd वाला ऊतक आ जाएगा। 3rd वाला आप कनेक्ट करना पिछली स्लाइड से, 3rd वाला कौन सा, पेशीय ऊतक या फिर मसल टिश्यू, और 2nd वाला कौन सा, संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों पाए जाएंगे और इसके ऊपर आपका क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा। अब क्या इस एपिथेलियल टिश्यू में आपको दिख रहा है कि कोई ब्लड वेसल्स ऊपर आ रही हैं? ब्लड वेसल मतलब नसें जिसमें हमारा खून फ्लो करता है, बहता है ना। क्या आपको इस नसों में कुछ दिख रहा है कि भाई कोई भाग ऊपर आ रहा है? नहीं। इट मीन्स कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वहाँ पर रुधिर कोशिकाओं का, जिसको इंग्लिश में हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनका अभाव होता है, यानी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं आपकी किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में, है ना। इसके बाद इनका जो पोषण होता है वो विसरण या फिर डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अब ये विसरण या फिर डिफ्यूजन क्या होता है? अब देखेंगे, मैंने जब आपको सेल पढ़ाया था तो सेल मेम्ब्रेन के बाद, कोशिका झिल्ली के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करवाया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि भाई जब कोई भी कोशिका या फिर कोई भी सेल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और फूड को कंज्यूम करने के लिए या फिर पानी या CO2 को अंदर बाहर करने के लिए प्रक्रिया करती है, तो उसे हम क्या कह रहे थे, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की प्रोसेस कह रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका जो विसरण या फिर डिफ्यूज़न का प्रोसेस है ना, उसके द्वारा कोई भी सेल या कोशिका क्या करती है, मतलब कोई भी जो एपिथेलियल टिश्यू हैं जो कहीं ना कहीं सेल से ही मिलकर बने हैं, एट दी एंड ये भी क्या करेंगे, ये भी आपका डिफ्यूजन या फिर विसरण के थ्रू भोजन ग्रहण करेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पोषण जो होता है इसका, है ना, पोषण या फिर न्यूट्रिशंस लेने का जो काम होता है वो लसिका के द्वारा होता है। अब लसिका को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब ये लिम्फ या लसिका क्या होती है? तो भाई आपकी जो बॉडी है, जहाँ पर नीचे आप देखेंगे ब्लड वेसल्स है, ऊपर आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, आपका एपिथेलियल ऊतक है। तो जब हम आगे चल के थोड़ी और स्टडी करेंगे तब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई लसिका क्या होता है। वैसे तो इसको हम
आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रकार का इसे हम फैट कह सकते हैं या फिर बॉडी के ऊपर एक क्रीमी लेयर कह सकते हैं, वो होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये तो समझ लिया भाई कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है ना, बॉडी के ऊपर स्किन के रूप में पाया जाता है और ऐसी सेल जो ग्रुप बना लेती हैं और उनको एपिथेलियल नाम दिया जाता है ना। अब इनके बारे में थोड़ी और बातें हमने देख ली है कि इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। फिर स्पेस ना होने के साथ में आप देखो कि इनमें रुधिर कोशिकाओं या फिर ब्लड वेसल्स का अभाव होता है। यहाँ पर आप देखो किसी भी एपिथेलियल टिश्यू तक कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पहुँच पा रही है ना। आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी कि किसी भी एपिथेलियल टिश्यू तक कोई भी ब्लड वेसल नहीं पहुंच पा रही है। देखो नीचे पूरी ब्लड वेसल ख़त्म हो गई और यहाँ से आपका एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट हुआ है ना। ये बात ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी बॉडी के अंदर 10% भाग बनाता है, यानी शरीर के भार का या फिर बॉडी वेट का लगभग 10% भाग कैरी करता है। क्या? यही आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि इसमें विभाजन और पुनरुद्भवन, इंग्लिश में कहेंगे क्या? इंग्लिश में कहेंगे भैया इसको डिवीजन और फिर रीजनरेशन। इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो पाई जाती है ना। इनके पास हाई कैपेसिटी होती है, यानी कि उच्च क्षमता होती है किस चीज़ की? विभाजन और पुनरुद्भवन की। अब पहले तो विभाजन यानी क्या होता है ये तो मैंने क्लियर कर चुका हूँ, बहुत इजी टर्म है, समझ में आ जाएगा। मीन्स कि कोई भी सेल है 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू। तो एट द एंड जब सेल बढ़ेगी तो टिश्यू भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि टिश्यू क्या है? टिश्यू या ऊतक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, तो वैसे ही आपका टिश्यू या ऊतक जो है वैसे भी वो भी बढ़ेगा, है ना। तो जब वो आपका बढ़ेगा तो एपिथेलियल टिश्यू जब बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे कि उसमें क्या पाया जा रहा है? विभाजन या फिर डिवीजन की क्षमता पाई जा रही है। और पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। तो आप देखेंगे जब भी आपकी बॉडी के ऊपर, मैंने बोला था एपिथेलियल टिश्यू आपके स्किन में पाए जा रहे हैं, तो अगर आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो कुछ समय बाद आपकी स्किन जस की तस हो जाती है, यानी रिपेयर हो जाती है। या फिर कहीं आपको चोट लग जाती है और वहाँ की स्किन हट जाती है तो कुछ टाइम बाद दोबारा नई स्किन निकल के आ जाती है। वो क्यों निकलती है? क्योंकि आपकी बॉडी में पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन की पावर होती है। वो भी कौन से टिश्यू या फिर किस में? आपके कौन से ऊतक में? उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियल ऊतक, हिंदी में उपकला ऊतक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि ये जो एपिथेलियल ऊतक होता है ये बनता कहाँ से है, तो इसी के बारे में लिखा है कि भाई जो आपका भ्रूण होता है, नहीं समझे होंगे भ्रूण मतलब क्या, इसको इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। अभी बस इतना समझो कि जब आपकी बॉडी में, मैंने बोला था कि मेल बॉडी का जो स्पर्म होता है और फीमेल बॉडी का जो ओवम होता है वो दोनों आपस में मिलकर एक जायगोट फॉर्मेशन करती हैं, है ना। तो जब वहाँ पर कोई भी सेल या फिर इसके बाद ही आपका बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने बोला था जब ये जायगोट कंप्लीट हो जाता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? भ्रूण या फिर एम्ब्रियो बोलते हैं, है ना। ये जो भ्रूण या एम्ब्रियो होता है ये मेनली स्टार्टिंग में 3 लेयर फॉर्म करता है और अंदर से बाहर जाते हुए इसको, अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म, बीच वाली को मीजोडर्म और बाहर वाली को एक्टोडर्म, ऐसा नाम देते हैं। किसको? भ्रूण को। ये वर्ड आपको फिर से क्लियर होगा जब हम आपका क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन या फिर आपका प्रजनन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जनन के द्वारा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आपको बस अभी इतना याद रखना है कि भाई जो आपका भ्रूण या फिर एम्ब्रियो होता है उसमें सबसे पहले बनने वाला जो ऊतक होता है, सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। 4 में से फर्स्ट वाला टाइप, है ना। और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो तीनों स्तरों या फिर तीनों उसमें होती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों जर्म लेयर कहलाती हैं, जर्म लेयर कहलाती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियमी टिश्यू होता है। अच्छा, ये एपिथेलियल टिश्यू आपको मेनली सॉरी, मेनली आपको
तीन टाइप का देखने को मिलता है। अब कैसे तीन टाइप का, कि भाई सबसे पहले होगा आपका ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो कैसा होगा, सरल या फिर सिंपल होगा, है ना। इसका मतलब सरल या सिंपल का मतलब है कि ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो क्या होंगे, सिंगल लेयर में पाए जाएंगे आपके, है ना, जिनकी लेयर सिंगल होगी। ठीक, आगे पढ़ेंगे डिटेल में इनको। और उसके बाद दूसरा टाइप होता है आपका जो स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड होता है, जिसमें आप देखोगे कि मल्टीपल लेयर होती है आपके टिश्यू की, है ना, मल्टीपल लेयर होती है आपकी। देखो सरल या सिंपल में कैसी होगी, एक सिंगल लेयर, ठीक है, ये आपकी एक सिंगल लेयर होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, मल्टीपल लेयर्स की, तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी लेयर्स पाई जाएंगी आपके टिश्यू की, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। और इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्तर में जमा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, चलो अब ये जो सरल या स्तरित आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, है ना, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एट द एंड आपको पता चलेगा कि इनको हम मेनली तीन रूपों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आपका शल्की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वामस बोलते हैं। सेकंड आता है आपको घनाकार, जिसको हम क्यूबॉइडल बोलते हैं। फिर थर्ड आता है आपका स्तंभाकार, जिनको हम कॉलुमिनर बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो कि ये शल्की, घनाकार और स्तंभाकार, ये तीनों चीज़ें आपको अगर सिंगल लेयर में है तो वो किस में जाएगी, इस सरल या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जाएगी, समझ गए। लेकिन अगर वही शल्की, घनाकार और स्तंभाकार आपके मल्टीपल लेयर में देखने को मिलती है, तो उस मल्टीपल लेयर के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्ट्रेटिफाइड या फिर स्तरित कहते हैं, है ना, स्तरित एपिथेलियल टिश्यू या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं भाई, जो ऊपर वाले के तीन पार्ट हैं कि शल्की, घनाकार और स्तंभाकार। अब नाम से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा। अच्छा कि नाम से आपको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा कि इनका जो साइज है वो देखने में कैसा होगा, है ना। इसके बारे में हम थोड़ी देर से स्टडी करेंगे। अब जैसे आप इसको पकड़ के चलो, घनाकार है, इट मीन्स कैसा होगा, क्यूब शेप का होगा, क्यूब शेप का होगा, है ना। चलो यहाँ बनाते नहीं बन रहा, आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसा ये घनाकार होता है, स्तंभाकार होता है, तो अगर सिंगल लेयर में है तो आपका कौन सा हो जाएगा, सिंपल या सरल वाला। और अगर वो मल्टीपल लेयर में है तो आपका किस में आ जाएगा, स्तरित या स्ट्रेटिफाइड वाला। मेनली हम टिश्यू को तीन भागों में बांटते हैं आपके, जो है शल्की, घनाकार और स्तंभाकार। यहाँ भी देखो शल्की, घनाकार, स्तंभाकार। अब इसके अलावा आपके कुछ विशिष्ट ऊतक होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड ऊतक या फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। कैसे स्पेशलाइज होते हैं कि भैया वो कहीं ना कहीं इन्हीं शल्की, घनाकार और स्तंभाकार ऊतकों या फिर टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं और इन तीनों के मुकाबले अलग हो जाते हैं, है ना, समझ आया। चलो इसके बाद पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को डिटेल में। तो पहले आप नाम ध्यान रखना कि भाई जो आपका विशिष्ट या फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ये क्यों डेवलप्ड होती हैं किसी भी बॉडी में, ताकि वो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। कोई भी जो स्पेशल टास्क है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो ये नॉर्मल आपके टिश्यू नहीं कर सकते, मतलब स्क्वामिनस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ये वाले टिश्यू नहीं कर सकते, उन कामों को करने के लिए आपके एक विशिष्ट या फिर स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू डेवलप होते हैं। और इनको हम चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आता है आपका आभासी स्तरी, ठीक है, आभासी स्तरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा आता है आपका संक्रमण वाले या फिर ट्रांजिशनल जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो। फिर तीसरा होता है आपका जो जर्मिनल या फिर जनन में सहायक होते हैं। और फोर्थ वाला आता है आपका संवेदी ऊतक या फिर जिनको हम सेंसरी टिश्यू भी कहते हैं, है ना। चलो अब एक एक करके जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम जो एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कौन सा, आपका शल्की वाला। फिर पढ़ेंगे किसका, घनाकार वाला। और फिर एंड में पढ़ेंगे क्या, स्तंभाकार यानी कि कॉलुमिनर वाला। तो आप देखो जब हम इन तीनों को लाइन से कवर कर लेंगे तो भाई यहाँ पर भी तो वही तीन है।
फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ये तीनों सिंगल लेयर में है तो किस में जाएंगे, सरल या सिंपल वाले में, और अगर ये तीनों मल्टीपल लेयर में है तो किस में जाएंगे, स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड वाले में। ठीक है, चलो उसके बाद फिर ये कुछ विशिष्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आता है आपका सरल या फिर सिंपल स्क्वैमोनस एपिथेलियल टिश्यू, है ना। यहाँ पर आप देखो सरल में शल्की एपिथेलियल टिश्यू आपको दिया हुआ है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कनेक्ट करते हैं सरल शल्की एपिथेलियल। तो देखो एपिथेलियल था, हाँ, उसके बाद सरल शल्की एपिथेलियल टिश्यू, समझ आया क्या था, सरल शल्की एपिथेलियल टिश्यू मतलब सिंपल स्क्वैमोनस एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके बारे में हमें जानना है। इन तीन टर्म को अगर आप जान गए, कौन सी तीन टर्म, शल्की, घनाकार और स्तंभाकार, तो आपके ये दोनों पॉइंट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। कौन से दोनों, सिंपल वाले और स्तरित वाले। तो चलो जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आप देखो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू या फिर ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कैसी होती हैं, चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे फर्श पर लगी हुई चपटी ईंटें हों। यहाँ पर आप डायग्राम में देखो भाई, ये आपकी एक सेल है जो कैसी है, बहुत सी चपटी हुई है, मतलब बहुत चपटी हुई है। अब ये चपटी हुई सेल आपस में ग्रुप बनाकर क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी। इन टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं, इन टिश्यू को हम कहेंगे आपका एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन कौन सा वाला एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि भाई ये सिंगल लेयर में है। कैसी है, सिंगल लेयर में है, और उसके बाद ये कैसी हैं, चपटी हैं, फ्लैट हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, शल्की बोलेंगे या फिर स्क्वैमोनस बोलेंगे। समझ में आया। ऐसी टिश्यू जो कैसी होंगी, फ्लैट होंगी या फिर चपटी होंगी और सिंगल लेयर में होंगी, उसको आप किसके अंतर्गत रखोगे, ये आपका सिंगल लेयर है तो सरल में आ जाएगी, और शल्की या फिर स्क्वैमोनस में आएगी अगर वो चपटी है तो। समझ आया। चलो अब आप देखो कैसी होती हैं भाई, चपटी कोशिकाएं होती हैं, फ्लैट होती हैं, और इनके अंदर चपटे केंद्रक होते हैं। ये याद रखना है आपको कि क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जो आपका स्क्वैमोनस या फिर शल्की एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर केंद्रक कैसे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कैसे पाए जाते हैं, चपटे केंद्रक होते हैं। क्यों, क्योंकि जो सेल या कोशिका है वो भी कैसी होगी, चपटी होगी, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि भाई इसका मुख्य काम क्या होता है। पहले ही बता चुका हूं कि विसरण या फिर डिफ्यूजन के द्वारा क्या करता है, किसी भी चीज़ को अंदर एब्जॉर्ब करता है, विसरण या फिर बाहर निकालता है ना। इसके बाद सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन देना। किन चीज़ को प्रोटेक्शन देना भाई, अगर आपकी बॉडी के ऊपर की स्किन है ना, तो वो क्या है, स्क्वैमोनस वाली है अगर सिंगल लेयर है तो, और उसी जगह अगर मल्टीपल लेयर है तो वो सेकंड में चली जाएगी, जो मैंने बताया था, स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड वाले में, है ना। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में अगर सिंपल वाली शल्की वाली कोशिका है, शल्की या फिर स्क्वैमोनस वाली सेल है ना, और वो ऊपर से सिंगल लेयर प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन तो दे रही है, कुछ हद तक तो दे रही है प्रोटेक्शन। वही लिखा है कि आपकी बॉडी की क्या करती है, सुरक्षा या फिर प्रोटेक्शन देती है। अब ये मेनली कहाँ पर पाई जाती है, क्या भैया, आपकी जो स्क्वैमोनस टिश्यू है, आपकी जो स्क्वैमोनस टिश्यू या फिर जिसको हम शल्की एपिथेलियल टिश्यू कह रहे हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो आप देखेंगे अगर ये सिंगल है, अगर ये सिंगल वाली है, सिंपल सरल वाली है, तो कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी। आप देखो जो आपकी स्किन या फिर त्वचा होती है उसकी बाहरी परत पर, मैंने बताया था भाई इधर पे। उसके बाद जो आपकी ग्रास नली होती है, ग्रास नली यानी जो आपकी ईशोफेगस बोलते हैं इसको, ओ साइलेंट होता है, ईशोफेगस नाम देते हैं इसको, है ना। चलो जो आपकी आउटर स्किन या फिर त्वचा होती है, उसके बाद जो आपकी ग्रास नली या फिर ईशोफेगस होती है, फिर जो आपकी वायु कोश या फिर एल्वियोली होते हैं। अब ये एल्वियोली क्या होता है भैया, जब आप श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर छोटी छोटी ऐसी, अगर ये आपके दोनों लंग्स हैं तो इस लंग्स के अंदर आपके छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम हिंदी में
कूपिकाएं या फिर इंग्लिश में एल्वियोली नाम देते हैं, है ना, इतना समझ लो। ये आपकी सिंगल लेयर से बनी होती है। और कौन से यहाँ पर आपको वो मिलेंगे, कौन से आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे, यही स्क्वामिनस टिश्यू। और कैसे वाले, सिंगल लेयर वाले हैं, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, सिंपल वाले में रखेंगे। ठीक है, चलो फिर अगला आता है आपका क्या, रक्त वाहिनियों। रक्त वाहिनियों यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी इसका एग्जाम्पल होती है। भाई आप खुद सोचो, आपकी बॉडी में नसें इतनी पतली पतली हैं, अगर उसमें सिंपल वाले की जगह, सिंपल जिसमें सिंगल लेयर होती है, चलो पीछे स्लाइड में चलो, देखो सिंपल यानी कि जिसमें सिंगल लेयर होती है, वो ना पाकर ऐसी शल्की या स्क्वामिनस वाले टिश्यू पाए जाएंगे जिनकी मल्टीपल लेयर होगी, तो वो स्ट्रेटिफाइड या स्तरित में आ जाएगा। और फिर जब ब्लड वेसल्स ही अपने आप में मोटी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर भाई ब्लड को फ्लो करने में भी तो बहुत दिक्कत जाएगी, है ना। इसलिए वहाँ पर क्या पाई जाती है, छोटी छोटी और पतली बनाने के लिए ब्लड वेसल्स को सिंपल या फिर सरल वाली आपकी एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है। कौन सी, सिंपल स्क्वामिनस टिश्यू आपका पाया जाता है ना। चलो, और इसके बाद आपका एक नेफ्रॉन याद रखना है। भाई अब ये नेफ्रॉन क्या होता है, नया वर्ड आ गया। देखो जब भी हम बात करते हैं आपके किडनी की, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे आपकी किडनी या फिर वृक्क की हिंदी में, है ना, तो किडनी के अंदर आपको, जब आप किसी भी किडनी को ऐसे जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे क्या मिलते हैं आपको, ऐसे खांचे बने हुए मिलते हैं। अब इन छोटे छोटे खांचों के अंदर आप देखोगे किडनी के अंदर, इसके एक पार्ट को निकाल के देखोगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो क्या करेंगे, पानी की फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। और यही छोटे छोटे जो आपके स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, नेफ्रॉन नाम दिया जाता है। ये आपका किडनी हो गया, ठीक है, ये आपका किडनी हो गया। इस किडनी या फिर वृक्क में मैंने बोला छोटी छोटी ऐसी समूह होते हैं, और वो समूह किन चीज़ों का होता है, जूम इन करके देखोगे तो ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है पानी या फिर ब्लड के, है ना, मेनली ब्लड के। तो उसके बाद आपको जो वो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इसी नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो भाई यहाँ से आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, कि आपका जो स्क्वामिनस टिश्यू है, जो आपका शल्की टिश्यू है, अगर वो सिंगल लेयर में है, सिंपल वाला या सरल वाला है ना, तो कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्किन में, फिर उसके बाद आपका ग्रास नली या फिर ईशोफेगस में, फिर आपका वायु कोश या फिर एल्वियोली में, और फिर रक्त वाहिनियों या फिर ब्लड वेसल्स में, एंड में ध्यान रखना है आपके नेफ्रॉन में। ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेफ्रॉन वाला, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जाते हैं सेकेंड वाले अपने, चलो थोड़ा सा पीछे कनेक्ट करवाता हूँ। मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी एपिथेलियल ऊतक या फिर एपिथेलियल टिश्यू है तो उसको हमने सरल या सिंपल कहा अगर वो सिंपल लेयर में है, उसके बाद स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड कहा अगर वो मल्टीपल लेयर में है। अब हम जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है उसको मेनली 3 रूपों में बांटेंगे, और उसके अलावा विशिष्ट काम के लिए या फिर स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए फिर अलग अलग होते हैं, छोटे मोटे आपके टिश्यूज होते हैं ना, छोटे मोटे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। लेकिन मेनली आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक है शल्की, एक है घनाकार और एक है स्तंभाकार। देखो यहाँ भी वही तीनों लिखा है। तो अब आप देखो कि अगर शल्की था और सिंपल था तब तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर होगा। अगर शल्की के बाद, शल्की आप समझ गए होंगे स्क्वामिनस, अब हम जा रहे हैं घनाकार वाले की ओर यानी क्यूबॉइडल शेप की ओर। तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आओ देखो, ये जो आपका स्तंभाकार या फिर कॉलुमिनर नाम का क्या होता है, ऊतक या फिर टिश्यू होता है, जो फिर कैसी सेल से मिलकर बना होता है, जो आपकी बहुत सारी स्तंभाकार या फिर ऐसे खड़ी खड़ी सेल का ग्रुप होता है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक ही स्तर में सजे हुए स्तंभाकार या फिर पिलर लाइक जो सेल होती हैं उनके ग्रुप से बनता है आपका, जो उनके ग्रुप से बनता है आपका क्या, कॉलुमिनर या फिर स्तंभाकार टिश्यू, ठीक है।
अब इनमें सूक्ष्म रसांकुर या फिर माइक्रोविली पाई जाती हैं। ये सूक्ष्म रसांकुर या फिर माइक्रोविली क्या होती हैं? ये आपको ऊपर उंगली के समान छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे। इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं आपका क्या? माइक्रोविली या फिर सूक्ष्मांकुर नाम देते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखो कि भाई ये जो आपका स्तंभाकार या फिर कॉलुमिनर स्ट्रक्चर वाले ऊतक हैं, जिनमें आपके सेल कैसी होंगी? लंबी लंबी वाली सेल होंगी, स्तंभाकार वाली। उसके अंदर माइक्रोविली भी पाई जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे स्तंभाकार आपके टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपका जो छोटी आंत या स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन होता है, फिर आपका जो अमाशय या फिर स्टमक होता है, और तीसरा आपका यकृत या लीवर वाला जो भाग होता है, वहाँ पर कौन सी आपके वो पाई जाएंगी? कौन से टिश्यू पाए जाएंगे? ऐसे सेल वाले टिश्यू पाए जाएंगे जो सेल कैसी होंगी? स्तंभाकार होंगी, जिसके अंदर की सेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तीसरा है आपका क्या? घनाकार या फिर क्यूबॉइडल, है ना। इसके पहले मैंने आपको दो कवर करवा दिया। कौन कौन सा? एक मैंने बता दिया कि अगर स्क्वामिनस है या फिर शल्की है, ठीक है, उसके बारे में बता दिया कैसा दिखता है। फिर मैंने घनाकार या फिर क्यूबॉइडल के बारे में बता दिया कि वो कहाँ पर होता है। अब हम जानने वाले हैं, एक सेकंड, अभी मैंने स्तंभाकार यानी कॉलुमिनर वाला कंप्लीट किया है। अब बात होगी घनाकार या फिर क्यूबॉइडल वाले की। चलो तो इसके बारे में जानते हैं फटाक से। ये जो घनाकार या फिर क्यूबॉइडल शेप के आपके क्या पाए जाते हैं? कोशिकाएं हैं, जो ग्रुप बनाने के बाद आपके ऊतक या फिर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो वो ऊतक या टिश्यू आपके किन किन प्लेसेस पर पाए जाएंगे बॉडी में, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार या फिर क्यूब टाइप की होती हैं। उसके बाद इनमें गोलाकार केंद्रक पाया जाता है, या फिर इसको कहेंगे हम कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। देखो आपको दिख रहा होगा, ये स्फेरिकल शेप होगा भाई, पूरा गोल। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये है आपका घनाकार या फिर क्यूबॉइडल वाली क्या? सेल का ग्रुप, जिसे हम टिश्यू नाम दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? सबसे पहले आपकी जो लार ग्रंथि होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, जहाँ से आपकी लार बनती है ना। चलो, वहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद जो आपकी श्वेत ग्रंथि होती है। अब ये श्वेत ग्रंथि क्या है भाई? जहाँ से आपके पसीना निकलता है, स्वेटिंग आती है ना, छोटी छोटी आपकी बॉडी में होती है जगह जगह। ठीक है, वो आपका उसी को क्या बोलते हैं? श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। फिर आपकी जो वृक्क नलिका होती है। अब ये वृक्क नलिका क्या है भाई? जो आपकी किडनी होती है, जब हम आपके स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ेंगे, है ना, वृक्क की संरचना पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो आपकी बॉडी का किडनी वाला स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो दोनों किडनी हैं, जो आपकी दोनों किडनी हैं लेफ्ट और राइट, वो किसी पाइप के थ्रू, अभी मैं पाइप ही बोलूँगा क्योंकि आपको नाम अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो किसी पाइप के थ्रू नीचे आपके ब्लाडर तक यूरिन को इकट्ठा करती हैं, है ना। ये नीचे छोटी सी आपकी समझ लो टंकी होती है, जिसे हम अभी जिसे हम ब्लाडर कहते हैं, और वहाँ पर आपके पूरे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को इकट्ठा करती है ना। तो ये जो आपके छोटे छोटे भाग हैं जो कि किडनी से ब्लाडर तक आपके यूरिन को लेकर आ रहे हैं, इसे ही हम क्या नाम देते हैं? इसे ही हम वृक्क नलिका या फिर इसे ही हम वृक्क नलिका कहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी भाई? सबसे पहले हमने देखी कि जो आपकी सरल या फिर सिंपल वाली जो स्क्वामिनस टिश्यू होती है, जिसको हम शल्की टिश्यू कह रहे थे, कैसी होती है भैया? सिंगल लेयर होगी, मल्टीपल लेयर होगी, दोनों हो सकती हैं, लेकिन जब इसकी लेयर सिंगल होगी, चपटी होगी जहाँ पर कोशिका, तो उसे हम क्या नाम देंगे? स्क्वामिनस या फिर शल्की। और कहाँ कहाँ पाया जाएगा वो भी मैंने बता दिया। फिर सेकेंड नंबर पे जो हमने कवर किया वो था आपका स्तंभाकार या फिर कॉलुमिनर स्ट्रक्चर। कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। छोटी आंत, अमाशय और यकृत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लीवर, है ना। फिर तीसरा आता है आपका क्या? घनाकार या फिर क्यूबॉइडल वाला शेप।
इसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल या कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे चौकोर साइज की दिखती हैं, है ना, क्यूब के आकार की दिखती हैं, घनाकार की दिखती हैं। और कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, आपकी जो लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसके बाद जो श्वेत ग्रंथि या फिर आपके जो आपकी पसीने की जो ग्लैंड्स होती है वहाँ पर पाई जाएगी। और फिर तीसरा आपको वृक्क नलिकाओं का ध्यान रखना है, यानी किडनी की जो यहाँ पर मैंने बताया जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं ना, उनका ध्यान रखना है। चलो अब भाई इनके संबंध में हम जो टेक्निकल वर्ड है वो कब यूज़ करेंगे, जब हम प्रॉपर चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलो अब आप देखो, अब बात आती है किसकी, ये आ गया एक पक्षमावी एपिथेलियल टिश्यू, पक्षमावी एपिथेलियल टिश्यू या फिर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। आप बोलेंगे सर इधर तो आपने बताया नहीं, है ना, यही बोलोगे कि भाई इधर तो आपने बताया नहीं, इधर तो आपने बताया ही नहीं कि यहाँ कहीं पे आपको पक्षमावी या फिर सीलिएटेड दिख रही है। क्यों नहीं बताया, रीज़न समझो। देखो ये जो आपकी पक्षमावी एपिथेलियल टिश्यू होती है ना, जिसको हम सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि आपके स्तंभाकार, जिसे हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश में, जिसको हम कॉलुमिनर कह रहे थे, और घनाकार जिसको हम क्यूबॉइडल कह रहे थे, इन दोनों सेलों का ही क्या है, ट्रांसफॉर्म रूप है या फिर मॉडिफिकेशन है, ठीक है, इन्हीं का रूपांतरण है, जिनके ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे सीलिया वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये उंगलियों के समान दिख रहे होंगे, है ना, इनके ऊपर क्या देखने को मिलते हैं, सीलिया या फिर रोम देखने को मिलते हैं। अब बोलेंगे सर इसका काम क्या है, तो देखो ये जो रोम होता है जो आपका ऐसे उंगलियों के समान प्रेजेंट होगा है, ये रोम क्या करता है, ये कणों को तथा म्यूकस को आपके एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। कैसे, आप समझो भाई, आपके हाथ में जो उंगली है ना, आप ग्लास पकड़ोगे तो इसी उंगली के थ्रू पकड़ोगे, है ना, फिर उस ग्लास को आप आगे भी बढ़ा सकते हो, पीछे भी बढ़ा सकते हो। ऐसे ही जो आपके सेल होते हैं, कौन से, स्तंभाकार और फिर घनाकार वाले, यानी आपके कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल वाले, तो उनके ऊपर जब ऐसे छोटे छोटे उंगलियों के समान प्रवर्ध आ जाते हैं तो इसे हम क्या नाम देते हैं, सीलिया या रोम। और ये करते क्या हैं कि आपकी बॉडी में ये कोई भी कण गया है, अगर कोई भी अगर आपका क्या है, पार्टिकल्स है छोटा सा, उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर जो म्यूकस है ना, इन दोनों को अगर किसी विशिष्ट दिशा में भेजना है तो उस विशिष्ट दिशा में ऐसे ढकेलने का काम, उंगलियों के थ्रू ढकेलने का काम कौन करता है, आपका यही अपडेटेड वाले पक्षमावी एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, तो आप देखो जो फीमेल बॉडी में अंडवाहिनी होती है, जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब क्या होती है भाई अंडवाहिनी, तो आप देखो अगर मैं किसी फीमेल बॉडी के मतलब आप समझो, अगर मैं किसी जनन तंत्र फीमेल या फिर मादा जनन तंत्र का चित्र बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये आपका छोटा सा गर्भाशय होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से दोनों तरफ से ओवरी होती हैं छोटी छोटी, और उससे एक ऐसी 2 ठो पाइप आती हैं छोटी, जहाँ से आपका क्या होता है, बाहर की ओर पे आपका यहाँ पर इसको मैं लिख दूँ, स्पेस कम है। अच्छा, आप लोग ऐसे ही समझिए कि भाई जो आपका फीमेल बॉडी है ना, फीमेल बॉडी में आपको पता होगा कि जब हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू बता दूंगा। अभी बस इतना समझिए कि ये जो ओवरी होती हैं, जिन्हें हम अंड ग्रंथि भी कहते हैं, यहाँ पर आपके एग्स होते हैं फीमेल बॉडी में, और ये जब बाहर आते हैं तो एक पाइपलाइन के थ्रू आते हैं, और इसे ही हम क्या नाम देते हैं, अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब नाम देते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपकी कौन सी कोशिका या फिर कौन सी आपके सेल पाई जाएगी, ग्रुप ऑफ सेल पाई जाएगी जो टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, तो वो होगी आपकी यही पक्षमाभी या फिर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होगी, ठीक है। चलो इसके बाद क्या भाई, और भी कोई नाम ध्यान रखना है, तो हाँ, आपकी जो श्वास नली होती है, हिंदी में दिख नहीं रहा है भाई, नाम सुन लेंगे हिंदी मीडियम वाले, ट्रैकिया जो आपकी होती है, श्वास नली, जहाँ से आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का काम होता है, वहाँ पर आप समझिए
कि कौन से वाले आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे जिनमें ऐसे छोटे छोटे उंगलियों के समान प्रवर्ध होंगे, यानी वही पक्षमाभी वाला देखने को मिलेगा टिश्यू, है ना। तो दो नाम आपको इसके ध्यान रखना है। कौन कौन सा? एक आपको ध्यान रखना है भाई अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा आपको ध्यान रखना है श्वास नली या फिर ट्रैकिया। ठीक है, ये दो नाम आपको ध्यान रखना है। अब बोलेंगे सर ये जो टिश्यू था इसका जो हमने अभी पढ़ा, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो देखो कैसे आते हैं क्वेश्चन, मैं बताता हूँ भाई। आपसे पूछेगा कि आपका जो अमाशय है ना, जिसको हम स्टमक भी कहते हैं, उसके अंदर किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको अगर एग्जाम्पल याद होगा तो आप यहाँ से रिकॉल कर पाओगे कि भाई आपका जो अमाशय होता है, स्टमक होता है, उसके अंदर कौन सा टिश्यू होगा, स्तंभाकार या फिर कॉलुमिनर टिश्यू होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इसकी लेयर कैसी है, सिंगल लेयर है कि मल्टीपल लेयर है ना। लेकिन इतना डीप में एग्जाम में नहीं पूछेगा, केवल इन तीनों से पूछेगा। कौन सी तीन? ध्यान रखना, सबसे पहले ये घनाकार या क्यूबॉइडल, फिर स्तंभाकार या फिर कॉलुमिनर, फिर तीसरा आपका जो हमने पढ़ा था शल्की या फिर स्क्योमिनस वाला, है ना। एग्जाम्पल इन्हीं में से पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पक्षमावी या सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू को भी ध्यान में रखना ही है, और कुछ नहीं बल्कि इसी स्तंभाकार या फिर घनाकार का क्या है, रूपांतरण है। जैसा कि मैंने बता दिया, मॉडिफिकेशन है किसका, कॉलुमिनर और फिर क्यूबॉइडल का। ठीक है, और मॉडिफिकेशन क्यों होता है? ताकि ये चीज़ों को आगे ढकेल सके, है ना। और उसके एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया कि भाई आपका फैलोपियन ट्यूब और ट्रैकिया में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो जो आपका सेकंड वाला है, जिसे हमने स्तरित उपकला बोला था। अब ये स्तरित उपकला में क्या है भाई, स्तरित उपकला क्या है? देखो इसके पहले जो मैंने आपको कवर करवाया, अभी तक जो मैंने आपको कवर करवाया, हम पढ़ रहे थे सरल या फिर सिंपल वाले एपिथेलियल टिश्यू, है ना, जिसको हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन से? पहला था शल्की वाला आपका, है ना, जिसको हमने स्क्योमिनस बोला। फिर दूसरा था आपका कौन सा, ये स्तंभाकार यानी कॉलुमिनर वाला। ठीक है, फिर तीसरा था आपका कौन सा, घनाकार या फिर क्यूबॉइडल वाला। लेकिन ये जो अभी तक तीनों हमने स्टडी करा और उसका एग्जाम्पल देखा, वो किसके अंतर्गत हमने पढ़ा? इस सरल या फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वाले के अंतर्गत पढ़ा, जिसके हमने एग्जाम्पल भी देखे, है ना। चलो अब हम बात करेंगे इस स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड वाले की, जो कैसी होती हैं, मतलब मल्टीपल लेयर्स होती हैं। यहाँ पर होंगे यही आपके स्क्योमिनस होंगे, या फिर क्यूबॉइडल शेप के होंगे, या फिर कॉलुमिनर शेप की सेल होंगी, जो ग्रुप बनाएंगे और फॉर्मेशन करेंगी किसका, टिश्यू का या फिर ऊतक का। लेकिन आप देखो कि अगर मल्टीपल लेयर में आ गई, तब किसके अंतर्गत रखोगे आप? इस स्ट्रेटिफाइड वाले के अंतर्गत। अब इसी को हमें पढ़ना है आगे। चलो देखो कहाँ है भाई, ये है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसको? इस स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये कोशिकाओं की बहुत सारी परतें होती हैं, है ना, मल्टीपल लेयर से बनी होती हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद अब इस मल्टीपल लेयर को भी हमने तीन भाग में डिवाइड किया था कि भाई अगर कोई सेल कोई आपका टिश्यू है और वो कैसा है, ये स्ट्रेटिफाइड या स्तरित है, तो उसको भी तो हमने तीन भागों में डिवाइड किया था ना। ये देखिए, उसको भी तो हमने स्तरित वाले को भी तो तीन भागों में डिवाइड किया ना। कौन कौन सा? शल्की, घनाकार और स्तंभाकार वाला। और ये शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, ये तीनों आखिर देखने में कैसे होते हैं, ये तो आपने देख लिया कि भाई शल्की वाले कैसे होंगे, स्क्योमिनस जो होगा वो ऐसा चपटा सा होगा, ठीक है, जिसमें चपटे केंद्रक या चपटे न्यूक्लियस होंगे। फिर घनाकार या क्यूबॉइडल कैसे होंगे? क्यूब शेप के होंगे आपके, ठीक, कैसे होंगे? क्यूब शेप के होंगे। फिर स्तंभाकार वाले कैसे होंगे आप? कैसे? लंबे लंबे खड़े खड़े शेप के होंगे, है ना, खंबे के जैसे होंगे, इसलिए उसको स्तंभाकार या फिर कॉलुमिनर बोला। अब सेम चीज़ आपका जब ये लेयर में पाई जाएगी, मल्टीपल लेयर में पाई जाएगी, तो इसको हम स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड वाले में रखेंगे। अब हमें क्या इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ना है? नहीं, आपको केवल एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि अगर शल्की या स्क्योमिनस है और उसकी मल्टीपल लेयर है ना, जो कि स्तरित स्ट्रेटिफाइड है, तो वो कौन से अंग में पाई जाएगी, या फिर आपको ऑर्गन या अंग दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर जो
टिश्यू या फिर ऊतक पाया जाएगा वो कैसा होगा, स्क्वामिनस आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामिनस वाला होगा या फिर आपके सिंपल स्क्वामिनस वाला होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आपका स्तरित वाला है, मैंने बोला भाई ये स्तरित या स्ट्रेटिफाइड भी तीन भागों में बटा है, कौन कौन सा, शल्की, घनाकार और स्तंभाकार, यानी आपका यही स्क्वामिनस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर। चलो उसमें से जो आपका स्तरित शल्की वाला भाग है, यानी ये देखो ये बना हुआ है, अगर ये सिंपल है, सरल है, कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, तो क्या होगा उसकी एक ही लेयर होगी। लेकिन जब इसी एपिथेलियल टिश्यू की मल्टीपल लेयर बन जाए तो हम उसको किस में रखेंगे, स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड वाले में रखेंगे। और इसके एग्जाम्पल के रूप में आपको ध्यान रखना है कि भाई जो स्तरित या स्ट्रेटिफाइड है, अगर उसमें जो टिश्यू है जो आपकी कोशिका है वो देखने में शल्की या फिर चपटी वाली दिख रही है, तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे भाई, जो आपका अधिचर्म होता है, एपिडर्मिस होता है वहां पर, और दूसरा जो आपका मुख गुहा या फिर माउथ कैविटी होता है भाई, ये मुंह के अंदर वाला भाग, ठीक है। यहाँ पर आपके शल्की या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामिनस टिश्यू पाए जाएंगे। एग्जाम्पल दूं, जब आप कभी आपने कभी अपने दांतों से अपने गालों को ऐसे छीला है थोड़ा थोड़ा करके, तो आप देखना आपको महसूस होगा कि वहाँ पर मल्टीपल लेयर हैं। वो जो मल्टीपल लेयर है ना, वो यही स्तरित शल्की का मल्टीपल भाग होता है, यानी कि आपके स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर वाले होते हैं, और टिश्यू कौन सी होती है, स्क्वामिनस होती है, यानी चपटी होती है। इसलिए हमें मल्टीपल लेयर होने के बाद भी नहीं समझ आता कि वहाँ पर मल्टीपल लेयर है, क्योंकि वो कैसी होती है, चपटी होती है, ठीक है। चलो फिर दूसरा आ जाते हैं भैया आपके घनाकार वाला या फिर जिसको हम क्यूबॉइडल शेप कहते हैं, और कैसा, स्ट्रेटिफाइड यानी कि मल्टीपल लेयर वाला। अगर क्यूबॉइडल शेप के मल्टीपल लेयर पाए जा रहे हैं सेल के, है ना, और वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर होंगे, आपके जो जननांग होते हैं जिसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, है ना, वहाँ पर पाए जाते हैं। चलो इसके बाद आपके अगर कोई स्तंभाकार यानी कि कॉलुमिनर शेप के आपके क्या हैं, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू या फिर स्ट्रेटिफाइड सेल से मिलकर बना है, यानी बहुत सारे सेल हैं जो कैसे हैं, स्तर में लगे हुए हैं, है ना, और शेप क्या है उनका, स्तंभाकार यानी कि कॉलुमिनर है, वो लंबा लंबा वाला शेप। तो वो आपके कहाँ पर पाए जाएंगे भाई, देखो जो आपके नरम तालु होते हैं, सॉफ्ट पैलेट। अब ये नरम तालु है, सॉफ्ट पैलेट क्या है, ऐसे समझो भाई आपके पैर के नीचे का भाग मोटा होता है, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल लेयर्स का होता है, इसलिए जब भी अंदर कांटा घुस जाता है भाई तब भी उसके बाद आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि वहां पर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और वो भी किसकी, इस कॉलुमिनर वाले भाग की। यानी ये तो पहले से ही ऐसा इतना मोटा हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक इतना मोटा हो गया, अब इस पे भी मल्टीपल लेयर्स पाई जा रही हैं, इस सेल की भी मल्टीपल लेयर्स पाई जा रही हैं, तो आप खुद सोचो कितना मोटा होगा आपके पैर के नीचे का भाग, समझ रहे हो। चलो इसके बाद आपका जो लेरिंग्स होता है, क्या, लेरिंग्स वाला भाग होता है। अब ये लेरिंग्स क्या है, तो भाई ट्रैकिया के जस्ट ऊपर वाला भाग, यहाँ पे आपके यहाँ पर लेरिंग्स होता है, दो होती हैं लेरिंग्स फेरिंग्स, है ना, एक श्वास नली और एक श्वसनी। ऐसे हम इसको तब पढ़ेंगे जब आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो आएगा। उसके बाद जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, यानी पाचन तंत्र पढ़ेंगे, तब आपको ये जो टर्म है जिसको हम लैरिंग्स कह रहे हैं, और फिर ऊपर भी एक आया था, वो दोनों ट्रैकिया, ये सारी चीज़ें आपको तब क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलो जब ये टिश्यू कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम ऑर्गन्स पे ही बढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स पे ही बढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू यानी कि ऊतक पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू से मिलके किसका फॉर्मेशन होगा, अंगों का, वो हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें, है ना। चलो भाई ये था आपका स्तरित उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें आप देखेंगे कि भाई सरल ना होके ये कैसी हो जाती है, अगर मल्टीपल लेयर वाली है तो उसको हम स्तरित में डाल देंगे। अब इसके भी तीन भाग, कौन कौन से, शल्की, घनाकार और स्तंभाकार, तीनों के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, तीनों के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपका एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि भाई बताओ कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर ये पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सा टिश्यू है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आप देखोगे मैंने बताया था कि तीसरे टाइप का उपकला ऊतक होता है, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई ये तीसरे टाइप का ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, जिसे हम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये कुछ स्पेशल काम करने के लिए बना होता है, स्पेशल फंक्शन के लिए बना होता है। अब ये स्पेशल फंक्शन के हिसाब से इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, और कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। चलो देखो, सबसे पहले ये जो स्पेशलाइज्ड उपकला या फिर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल होता है, ये सबसे पहले देखोगे इसका, ये है आपका आभासी स्तरित वाला, यानी इसको हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या कहते हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, है ना। हिंदी में कहते हैं भाई आभासी स्तरित। अब ये आभासी स्तरित का मतलब क्या है? आभासी का मतलब कि भाई जो चीज़ दिख रही है कि वैसी है, बट इन एक्चुअल वैसी नहीं होती, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आभासी। एक और वर्ड है इसका, आसानी से बोल सकते हैं काल्पनिक, यानी हमें लग रहा है कि वैसी है, उसको हम आभासी बोलते हैं। अब देखो, जब जो सेल या कोशिकाएं होती हैं वो एक ही परत में होती हैं, कैसे मतलब होती उसकी सिंगल लेयर है, बट वो बड़ी और छोटी होने के कारण ऐसी प्रतीत होती हैं कि उनकी मल्टीपल लेयर है। तो भाई देखो, हैं कैसी? सिंपल या सरल वाली, लेकिन क्योंकि वो छोटी और बड़ी हैं साइज में, तो कैसी दिख रही हैं? स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड वाली। उनको हम किस में डालेंगे? उन्हीं को हम इस आभासी स्तरित में डालेंगे, क्योंकि उनका जो स्तर है, उनका जो स्तर है ना, उनका जो स्तर है वो कैसा है? वो आभासी है, काल्पनिक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? आभासी स्तरित कोशिका बोलते हैं। और किसका अंतर्गत आएगा ये? इस विशिष्ट कला के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलो, अब इसके एग्जाम्पल में भाई आपको ट्रैकिया याद रखना है। ट्रैकिया यानी आपकी श्वास नली, ठीक है, श्वास नली, ध्यान रखना है आपको। चलो, फिर आता है आपका दूसरा, जो संक्रमण या फिर ट्रांजिशनल वाले जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये खिंचाव सहने वाली उपकला होती हैं, यानी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। अच्छा, अब देखो ये कहाँ पर होती है? जो आपका मूत्राशय या फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है। मैंने बोला था भैया, जो आपकी किडनी होती है, किडनी जो है आपके वाटर फिल्ट्रेशन या फिर आपके ब्लड का फिल्टर करके कहाँ पर जाती है? ये इस एक छोटे से पाउच में आपके यूरिन को भर देती है। अच्छा, इसी को हम क्या नाम देते हैं? मूत्राशय या फिर यूरिनरी ब्लैडर नाम देते हैं। यहीं पर आपका क्या होता है? यूरिन इकट्ठा होता है। अब भाई जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तब ये क्या होगा? इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये फूलेगा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेच होगा। तो जब स्ट्रेच होगा तो वहाँ पर आप देखोगे कि खिंचाव सहने की उसमें क्या होती है? क्षमता होती है, इसलिए उसको क्या बोले हैं? संक्रमण या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अगला संवेदी या फिर सेंसरी वाला। ये आपके संवेदांगों में पाया जाता है ना। उसके बाद लास्ट आता है आपका जर्मिनल या फिर जनन वाला। ये कहाँ पर पाया जाता है? जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जननांग होते हैं, वहाँ पर पाया जाएगा। अब भाई ये जो तीसरा और चौथे नंबर वाला है, ये आपको तब क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको अगेन क्या पढ़ाऊँगा? रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलो, ये हो गया। अब भाई अभी तक जितना हमने पढ़े हैं थोड़ा सा कुछ रिवीजन कर लेते हैं उसका। देखो, हमने पढ़ा था क्या कि जो टिश्यू होता है, टिश्यू अगर सिंगल लेयर में है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोलेंगे भाई सिंपल, है ना। उसके बाद अगर वो मल्टीपल लेयर में है तो उसको हम क्या बोल रहे थे? स्तरित या फिर स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। अब इनके अलावा सिंगल लेयर हो या मल्टीपल लेयर हो, उनको देखने के हिसाब से कि वो भाई चपटे हुए हैं या फिर वो ऐसे खड़े खड़े स्तंभ के रूप में हैं, है ना, या फिर कॉलमनर शेप में हैं। इसके अलावा या फिर वो घनाकार हैं,
घनाकार मतलब क्यूबॉइडल शेप के हैं। तो ऐसे साइज को देखने के हिसाब से हमने उसको 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या था, ये सल्की वाला स्कॉमिनस। दूसरा आपका क्या था, घनाकार या क्यूबॉइडल वाला। तीसरा आपका क्या था, स्तंभाकार या फिर कॉलुमिनर वाला। ठीक है, इन तीनों का काम ध्यान रखना है कि भाई शल्की वाला जो है विसरण का काम करता है ना। इसके बाद कहाँ कहाँ पाया जाता है, एल्वियोली और फिर ब्लड वेसल में पाया जाता है। फिर दूसरा आपका जो घनाकार वाला है कहाँ पर है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसके अलावा ग्लैंड्स में पाया जाएगा। और किडनी के जो ट्यूब्स होती हैं, किडनी ट्यूबुलस होती हैं, किडनी ट्यूबुलस मतलब वही आपकी पाइपलाइन भाई जो किडनी से आपके मूत्राशय तक आ रही थी, मैंने बताया था। चलो, उसमें पाया जाता है। अब जो स्तंभाकार या फिर कॉलुमिनर वाला है वो आपका क्या काम करता है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन का काम करता है, इसलिए कहाँ पर होगा, इंटेस्टाइन और स्टमक में होगा, यानी छोटी आंत और आपका जो अमाशय है वहां पर पाया जाएगा। फिर जो एंड वाला है जिसे हम पक्षमावी या फिर सीलिएटेड कह रहे थे, वो आपका गति प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है, किसको, पार्टिकल्स को या फिर कणों को। याद होगा कहाँ कहाँ पाया जा रहा था आपका, फैलोपियन ट्यूब में और फिर ट्रैकिया में। ये आपका रिवीजन स्लाइड थी, है ना, ये आपका रिवीजन स्लाइड थी जहां पर आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। और ये जो पक्षमावी या फिर सिलिएटेड वाला है ये और कुछ नहीं, इसी घनाकार और स्तंभाकार का अपडेटेड वर्जन है ना, जिसमें क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे रुएं निकल आते हैं। ठीक है, चलो याद रखना है। चलो, तो भाई ये होता है आपका लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट। ये अभी हमने क्या कंप्लीट किया है, जब देखो हमने स्टार्ट किया था तो आपका सेल चैप्टर हमने पढ़ा था, और सेल चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने बोला कि अब हम पढ़ने वाले हैं ऊतक। तो ऊतक में जब हम बॉटनी पढ़ेंगे तो सारे प्लांट टिश्यू या फिर प्लांट ऊतक पढ़ लेंगे। अभी हमने स्टार्ट कर दिया है क्या, एनिमल के बारे में पढ़ना, यानी जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना। तब आप वहाँ पर देखोगे कि हमने अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, टिश्यू। अब इस टिश्यू को हमने जो एनिमल टिश्यू या फिर जंतु ऊतक है उसको 4 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग आपका उपकला ऊतक। अब इसके अंदर भी हमने अलग अलग टाइप पढ़े। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आपके 3 टाइप के ऊतक बचे हुए हैं, कौन कौन से, एक है आपका संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, फिर एक है आपका पेशीय ऊतक या फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर एक है आपका तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वस टिश्यू। तो इनके बारे में भी हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई ये था आज का आपका लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।